वडेरा सोलंकी और मानेक शाह शहर में थे जब उनके गोठ से करीबन 10-12 किलोमीटर के फासले पर मेन लाइन से गुजरती रेलगाड़ियों पर यक्के बाद दीगरे 3 हमले हुए। पहला हमला रात को एक ट्रेन पर किया गया, दूसरा हमला कुछ फासले पर उसके ताक़ुब में आने वाली एक लोकल ट्रेन पर हुआ और तीसरे हमले में तखरीबकारों ने रेल की पटड़ी उखाड़कर पेट्रोल की सप्लाई ले जाने वाली ट्रेन को एक तबाहकुन हादसे से दो चार किया, जिससे एक डिब्बे को आग लग गई जिसने सारी ट्रेन को गिरफ्त में ले लिया और जबरदस्त तबाही फैली। एक ही रात में होने वाले इन 3 मुख्तलिफ तखरीबकारी के वाक़यात ने मरकजी हुकूमत तक को हिला कर रख दिया। मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग भाग भाग कर मौके वारदात पर पहुंचे जहां सिवाय तबाही के और कुछ नहीं था। मकामी पुलिस ने इसे बागी डाकुओं का कारनामा बताया और मामूल के मुताबिक इस कार्रवाई को भी उनके खाते में डाल दिया। रेंजर्स की मदद से नजदीक दूर के गोठों में मुख्तलिफ मुश्तबा मकामात पर छापे मारे गए, लेकिन वहां अब रखा ही क्या था। जिन लोगों ने ये घिनौनी तखरीबकारियां की थी वो तो कभी के महफूज हाथों में पहुंच चुके थे। जिस पुलिस पर तहकीकाती एजेंसियां एतमाद कर रही थीं वो रियासत से ज्यादा वडेरा सोलंकी और उसके मुतल्लिकीन से मुखलिस थीं, जहां से उन्हें एक दिन में उनकी 1 साल की तनख्वाह से ज्यादा पैसे मिल जाया करते थे। अखबारात की चीखती चिल्लाती सुर्खियों ने फजा को मसमूम कर दिया। लोग खुल्लम खुल्ला हुकूमत को गालियां दे रहे थे। अगर किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि ये गैर मुल्की साजिश है और तरबियत याफ्ता तखरीबकारों के हाथों अंजाम पाई है और डाकू इस तरह तंजीम के साथ और एक वाज़े मनसूबाबंदी लेकर तखरीबकारियां नहीं किया करते, तो लोगों ने उसकी बात ही सुनने से इनकार कर दिया। सरकारी अहलकार हुकूमत से अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपोजिशन को गालियां देते रहे। अपोजिशन वालों ने सरकार पर लान तान शुरू कर दी और रॉ ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। गुप्ता उस वक्त दिल्ली के एक सेफ हाउस में बैठा हुआ था जब उसे वडेरा सोलंकी के ताज़ा कारनामों की इत्तला दी गई। उसका चेहरा खिल उठा क्योंकि उसके अफसरान ने वडेरा सोलंकी से मुतल्लिक कभी अच्छी राय कायम नहीं की थी। लंदन में सोलंकी से मुलाकात, मज़ाकरात और फिर मामला तय पाने से मुतल्लिक जो रिपोर्ट उसने पेश की थी उस पर उसके डीजी के रिमार्क्स बड़े मायूस कुन थे। उसने रिपोर्ट पढ़ने के बाद गुप्ता से कहा था, गुप्ता जी आप बड़े खुश फहम दिखाई देते हैं। गुप्ता ने उसके तंज को महसूस करते हुए जवाब दिया था, सर मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि उस गधे से हम अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकते हैं, बस उस पर थोड़ी मेहनत की जरूरत है। डीजी ने कहा, भगवान करे आप जो कुछ कह रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन अभी तो सिर्फ हम ही मेहनत कर रहे हैं, उधर से कुछ हासिल होता दिखाई नहीं दे रहा। ये 2-3 माह बाद एक आध धमाका करके क्या हम कश्मीर का बदला चुका सकते हैं? गुप्ता ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ सर, मुमकिन है आपका माजी का तजुर्बा ज्यादा खुशगवार न रहा हो। मैंने इस इलाके में तो ज्यादा ऑपरेट नहीं किया, लेकिन मैंने समझा है इन लोगों को इस्तेमाल करना उतना मुश्किल नहीं है। बस चंद सिक्के, शराब और ज्यादा से ज्यादा औरत, इससे ज्यादा क्या कीमत है इनकी। मुझे तो सर हैरत होती है कि आज तक ये मुल्क कायम कैसे रहा। डीजी ने कहा, गुप्ता जी आप भी ठीक कहते हैं और मैं भी गलत नहीं कह रहा। आज भी अगर हमारे और उनके दरमियान से ये ISI निकल जाए तो मैं देखता हूँ अभी आपका पाला उन लोगों से नहीं पड़ा। बड़े सख्त लोग हैं। बहरहाल वेट एंड सी, देखें पर्दा गैब से क्या ज़हूर में आता है। डीजी ने दिल्ली की मखसूस जबान में आखिरी फिक्रा बहुत चबा चबा कर अदा किया था। पहले तो गुप्ता जी को डीजी का अंदाजा सही दिखाई देने लगा, क्योंकि जिस तरह सोलंकी ने उसे कहा था कि वो जाते ही काम शुरू करवा देगा, वो कुछ तो हुआ नहीं था। आज 10वां दिन उसकी रवानगी को हो रहा था। गुप्ता ने अपने रिस्क पर उसे अच्छी खासी अदायगी भी कर दी थी। उसका काम करने का अपना तरीक़ेकार था। वो एजेंट पर उसकी तवक्को से ज्यादा नवाजिशात करके हस्बे मंशा नताइज हासिल करने का कायल था, जबकि उसके हमकार कुछ कंजूसी से काम लेते थे। गुप्ता का ताल्लुक तो खतरी फैमिली से था, लेकिन खिलाफ फितरत वो बड़ा शाखर्च वाक़ हुआ था। रॉ की ऑडिट ब्रांच ने उसके नाम के गिर्द सुर्ख हाशिया लगाया हुआ था, लेकिन उसके कारनामों ने सबके मुंह बंद किए हुए थे। वो पाकिस्तानी डेस्क का इंचार्ज होने के साथ साथ लंदन में बैठकर अपने तमाम हमसाया ममालिक के मामलात से डील कर रहा था और उसने हमेशा एजेंसी को तवक्को से बढ़कर बेहतरीन नताइज दिए थे। डीजी जो एक डिप्लोमेट के रूप में चंद रोज से यहाँ आया हुआ था ताकि लंदन में बैठकर सोलंकी की सरगर्मियों को मॉनिटर कर सके, अब मायूस होकर वापस जाने के लिए पर तोल रहा था। जब उसे दिल्ली से ये खुशखबरी मौसूल हुई, एन उन लम्हात में गुप्ता उसके दफ्तर में वो टेली मैसेज लिए दाखिल हुआ जिस पर इन वारदातों की तफसीली रिपोर्ट दर्ज थी और वडेरा सोलंकी की तरफ से ये पैगाम भी कि अभी तो उसने सिर्फ ट्रेलर चलाया है, असल फिल्म नहीं। जब वो असल फिल्म चलाएगा तो गुप्ता को भी हैरान कर देगा। गुप्ता ने कमरे में दाखिल होते ही खुशी से झूमते हुए कहा, मैं न कहता था सर कि ये बड़े काम का गधा है। डीजी ने बेख्तियार गुप्ता को दाद दी, वेल डन गुप्ता, वेल डन।
गुप्ता ने कहा, सर एक मर्तबा मैडम ललिता का कुर्ब हासिल करने वाला उसके शहर से कैसे बचकर निकल सकता है। ललिता का जहर जिसकी रगों में उतर जाए ना सर, वो सांप से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दुनिया का कोई मर्द जो एक मर्तबा उससे मिल ले उसकी दोबारा सोहबत के लिए बावला हुआ जाता है। बिल्कुल पागल। अभी तो मैंने ललिता वाला पत्ता नहीं खेला सर, अभी आगे आगे देखिए मैं क्या करता हूँ। अगर मैंने आपकी थ्योरी गलत साबित न कर दी तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। डीजी ने कहा, बस अब ज्यादा ऊंचे भी ना उड़ो। और हाँ, 3 दिन से मैं भी यहाँ झक मार रहा हूँ और वो तुम्हारी मैडम ललिता, उसे क्या सिर्फ मुल्की मेहमानों के लिए ही रखा हुआ है? अरे यार गुप्ता, ठीक है भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन कम से कम मेहमानदारी के आदाब तो ना भूला करो। अरे भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी क्या ललिता के साथ शेयर नहीं करवाओगे? कहाँ है वो? अभी पेरिस से वापस नहीं लौटी क्या? गुप्ता ने उसे मुत्तला करते हुए कहा, मैंने जानबूझकर उसे मुत्तला नहीं किया सर, वरना ये कैसे मुमकिन है कि आप यहाँ हों और वो लंदन से बाहर चली जाए। वहाँ भी वो बड़ा अहम काम कर रही है। आजकल वो मौलाना साहब आए हुए हैं ना, उनकी खिदमत कर रही है बेचारी सर। इन लोगों के मजहबी महाज को गर्म रखना ज्यादा जरूरी है। और आप तो जानते हैं कि अपने मौलाना साहब तो खिदमत करवाने के कुछ ज्यादा ही आदी हैं। डीजी ने मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी, बोला, यार गुप्ता, बहुत अच्छी बात है, देश पहले और बाकी सब कुछ बाद में, लेकिन हमें भी कुछ अहमियत दे दिया करो। गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, राइट सर, अभी लीजिए। और ये कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया। 5 मिनट के बाद वो फोन पर ललिता से मुखातिब था, जिसे उसने बतौर खास ये खुशखबरी सुनाई थी और उसके साथ ही दरखास्त की थी कि फिल वक्त मौलाना साहब की खिदमत पर किसी और लड़की को मामूर करके वो डीजी साहब से ये खुशी शेयर करने के लिए फौरन लंदन चली आए। और दोपहर की एक फ्लाइट से ललिता आ गई। सारी रात लंदन के मज़ाफाती बस्ती में मौजूद रॉ के उस सेफ हाउस में शराब और शबाब के दौर चलते रहे। बहुत अरसे के बाद रॉ ने ये मार्का असर किया था। उनके लिए ये मामूली खुशी नहीं थी। अगले रोज दिल्ली रवानगी से पहले डीजी ने मैडम ललिता और गुप्ता जी के लिए खुसूसी फंड्स की रकम में उनकी खिलाफ तवक्को बहुत ज्यादा इजाफा करके दोनों के दिल मोह लिए थे। मैडम ललिता ने उनकी रवानगी के फौरन बाद गुप्ता जी से शिकवे के अंदाज में कहा था कि अपने देशवासियों की खिदमत का मौका उसे इतना कम क्यों दिया जाता है, वो क्या सिर्फ देशद्रोहियों के लिए ही मखसूस होकर रह गई है। जवाब में गुप्ता ने जोरदार कहकहा बुलंद करते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसने हंसती हुई ललिता के गाल पर थपकी देते हुए कहा, चलो तुम्हारा ये शिकवा आज ही दूर किए देते हैं। वडेरा सोलंकी ने साईं लोक के आस्थाने पर चंद रोज बसर करने के बाद बखूबी अंदाजा लगा लिया था कि वो उसकी तवक्कुआत से बढ़कर होशियार और मामला फहम है। बेटे के हाथों बाप के कत्ल की फिल्म बनाने का आइडिया उसके शैतानी जहन में अचानक ही आया था और उसने उस फिल्म को अब बड़ी कैसेट पर मुंतकिल भी कर लिया था। यहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में पहली मर्तबा उसने इतना ज्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। साईं लोक जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, ऐन मुमकिन था कि वो उसे कभी फलांग कर निकल जाता, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अब ये शिकार कभी उसके हाथ से नहीं निकलेगा, क्योंकि इस फिल्म की मौजूदगी में उसका बच निकलना नामुमकिन था। वडेरा सोलंकी ने मुस्तकबिल में पेशामदा किसी भी खतरे की पेशबंदी पर खुद को दिल ही दिल में दोबारा दाद दी। उस रोज जब साईं लोक ने उसकी मुलाकात मॉडल खानम से करवाई तो वडेरा सोलंकी को एक मर्तबा फिर मैडम ललिता याद आ गई। खानम के नाजो अंदाज उससे खासे मिलते जुलते थे। साईं लोक ने उसका तारुफ करवाते हुए कहा, अपनी खलीफा है वडेरा साईं। सोलंकी ने खानम की तरफ देख कर आंख मारते हुए कहा, तब तो हमारे लिए ज्यादा काबिल एहतराम हुई ना आप। खानम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने सारे जिस्म को हिलाते हुए कहा, साईं जी का करम है वडेरा साईं, वरना मैं बेचारी किस काबिल। सोलंकी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे खानम ने गर्मजोशी से थाम लिया। बोला, मुस्तकबिल में हम अच्छे दोस्त साबित होंगे। साईं लोक ने कहा, वडेरा साईं, आज ही इस दोस्ती का आगाज हो जाएगा। आज की महफिल इस दोस्ती के नाम पर ही सजाते हैं। खानम कोई बंदोबस्त करो ना बाबा, हमारे वडेरा साईं आए हुए हैं। उसने खानम की तरफ देख कर मखसूस इशारा किया। खानम ने वडेरे की तरफ देख कर गंदा सा इशारा किया। बोली, जो हुक्म साईं जी, आप वडेरे को आज शाम हमारी तरफ ले आइए, हमारे भी भाग जाग उठेंगे। वडेरा सोलंकी ने सर हिलाया, बोला, ठीक है बाबा, ठीक है, आज आप ही की तरफ आते हैं। कमरे में वो तीनों मौजूद थे। साईं लोक के कारिंदे उसकी एक एक अदा को समझते थे। वो जानते थे कि कब उन्हें साईं लोक के तखलिये में मुदाखलत करनी है और कब नहीं। जब तक खानम साईं लोक के साथ रहती, किसी को उसके कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। खानम और वडेरा काफी देर तक बातें करते रहे, जिसके दौरान वडेरा सोलंकी ने अंदाजा लगाया कि खानम की हैसियत एक मॉडल की है, लेकिन सियासतदानों और खुसूसन सनतकारों के एक बड़े तबके में वो खासी मकबूल है।
और उसकी इस खूबी को कैश करवाने का एक शैतानी मंसूबा उसके जहन ने तैयार कर लिया था। अब वो खानम के जरिए गुप्ता की अगली ख्वाहिश पूरी करने जा रहा था। उसने खानम के जरिए शहर के मशहूर सनतकार सेठ हांडीवाला को अगवा करके तावान हासिल करने का मंसूबा बना लिया। सेठ हांडीवाला का जिक्र उसने यूं ही घुमा फिरा कर किया और जल्द ही अंदाजा लगा लिया कि वो खानम का मुस्तकिल गाहक है। मैडम खानम की हैसियत मॉडल से ज्यादा एक सप्लायर की थी। उसकी उम्र अब करीबन 40 साल हो रही थी। उसने अपने पुराने पेशे को खैरबाद कह दिया था, लेकिन उसकी शोहरत इसी हवाले से थी। बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म था कि इस शहर की कोई भी बड़ी मॉडल खानम की दस्तरस से बाहर नहीं है। उसने बड़ा मजबूत जाल फैलाया हुआ था। तमाम मशहूर एडवर्टाइजिंग कंपनियों के डायरेक्टर्स से उसके गहरे जिस्मानी ताल्लुकात रहे थे और उन्हें उसने अपनी मुट्ठी में ले रखा था। उमूमन हर मॉडल उसके जरिए ही मुतारिफ होती थी। अपने घरों से टीवी फिल्म और मॉडलिंग के शौक में भाग कर आने वाली लड़कियों की बेहतरीन और महफूज पनाहगाह खानम का गेस्ट हाउस था। ये गेस्ट हाउस उसकी जाती मिल्कियत था, जहां बज़ाहिर तो मुलाजिमत पेशा औरतें क़याम पजीर थीं, लेकिन उसकी असलियत का इल्म शहर के VIP के अलावा किसी को नहीं था। कभी अगर पुलिस को उस गेस्ट हाउस पर होने वाली किसी सरगर्मी की इत्तला मिलती तो उसे दबा दिया जाता। आज तक किसी पुलिस ऑफिसर ने यहाँ छापा मारने की हिम्मत नहीं की थी। जिस किसी ने ऐसा ख्याल भी जाहिर किया, उसका तबादला फौरन ही किसी दूर दराज मज़ाफ़ाती इलाके में करवा दिया जाता। गेस्ट हाउस के दोनों दरवाजों पर एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अहलकार तैनात थे और बज़ाहिर यही तासुर मिलता था कि यहाँ सिवाय मकीनों के और चिड़िया को भी पर मारने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी अखबारी नुमाइंदे ने भी कभी इधर का रुख किया तो उसे भी ये गार्ड अंदर दाखिल होने न देते, और इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता था कि यहाँ की किसी लड़की की जबान से कोई अंदर होने वाली पुरस्कार सरगर्मियों के मुताल्लिक एक लफ्ज भी निकलवा सके। खानम इस शहर की मशहूर सोशल वर्कर थी। उसके पास हुस्न, जवानी और दौलत तीनों नेमतें मौजूद थीं और उनका मौका महल की मुनासिबत से उससे ज्यादा बेहतरीन इस्तेमाल और कोई नहीं जानता था। ये गेस्ट हाउस खानम का बड़ा मजबूत हथियार था। उस पर जब भी कोई हमला होता इस हथियार से उसे पसपा कर देती। उसने जानबूझकर यहाँ मुंतखब लड़कियों को ही जगह दी थी। इनमें गालिब तादाद वो थी जो शोबिज में नाम कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। उन्हें शोबिज में खानम लाई थी और उसके लिए सब कुछ वो कर रही थी। खानम के नजदीकी हलकों में उससे मुतल्लिक एक अजीबोगरीब आदत का जिक्र भी किया जाता था। वो बला की तशद्दुद पसंद थी। किसी भी लड़की को अपने हाथों मारकर उसे अजीब किस्म की लज्जत का एहसास होता। उसने अपने पास एक हंट रखा हुआ था जिसका वो मौका महल की मुनासबत से इस्तेमाल करती रहती थी। जब एक मरतबा उसे एक अखबार नवीस ने इस आदत से मुतल्लिक सवाल किया तो एक लम्हा हिचकिचाए बगैर खानम ने जवाब दिया कि अगर वो लड़कियों पर सख्ती न करे तो वो कोई भी गुल खिला सकती हैं और उसे एक तरह उन लड़कियों की गार्डियन की हैसियत हासिल है, लिहाजा वो उन्हें डिसिप्लिन का पाबंद जरूर रखती है। अलबत्ता मारपीट से मुतल्लिक जो खबरें फैलाई जाती हैं उनमें कोई सदाकत नहीं। उसने सवाल करने वाले अखबार नवीस के इंतहाई करीब होकर उससे ये सवाल किया था कि क्या वो उसे तशद्दुद पसंद दिखाई देती है। अखबार नवीस इस एक लम्हे की इंतहाई कुर्बत से करीबन बौखला गया। बेख्तियार उसके मुंह से ना निकल गया। उसने अखबार नवीस के कानों में सरगोशी की, यही सच है, यही लिखना, और दफ्तर पहुंचने से पहले उसकी जेब तक एक लिफाफा भी पहुंचा दिया गया। अगले रोज के अखबार ने लोगों को हैरान कर दिया कि वो अखबार नवीस जो एक अरसे से खानम के खिलाफ गलत अफवाहें फैला रहा था, आज खुद ही उन सब की तरदीद करता दिखाई दिया। उसने खानम से मुतल्लिक अपने कॉलम में लिखा कि उसे एक साजिश के तहत गुमराह करने के लिए गलत इत्तलात पहुंचाई गई, और जब वो उनकी तस्दीक के लिए खानम से मिलने गया तो उसके हुस्न सुलूक को देख कर हैरान ही रह गया। वो तो खानम के लिए ऐसा रत्तबुल लिसान हुआ कि उसने पाकिस्तान जैसे नजरियाती माशरे में ऐसे सख्त तबीयत रखने वाले और डिसिप्लिन की पाबंद खातून को आइडियल करार दे दिया, और ये सिफारिश भी की कि खवातीन के ऐसे तमाम हॉस्टल्स और गेस्ट हाउसेस की निगरानी पर मामूर खवातीन को खानम की ही तकलीद करनी चाहिए। रात गए वडेरा सोलंगी खानम की रिहाइश गाह पर पहुंचा। ये बड़ा खुफिया दौरा था जिसको एजेंसियों की नजरों से पोशीदा रखने का मुकम्मल एहतमाम किया गया था। खानम ने उसका इस्तकबाल बाकायदा मुआनिका करके किया। वडेरा सोलंगी के साथ उसका एक बॉडीगार्ड और ड्राइवर थे। गाड़ी खानम के बंगले में गायब हो गई। उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड को खानम के मुहाफिज मुलाजिमीन वाले हिस्से में ले गए और वडेरा सोलंगी उसके मेहमान खाने में पहुंच गया, जहां एक और हैरत उसके लिए मौजूद थी। ये साईं लोक था। साईं लोक मैडम के ड्राइंग रूम में दो लड़कियों के दरमियान राजा इंद्र बना बैठा हुआ था। उसने अपनी जगह बैठे बैठे कहा, आओ वडेरा आओ, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था। वडेरा सोलंगी एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया।
कुछ भी हो, साईं लोक उनका कम्मी था जिसने यहाँ उसके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े होना भी गवारा न किया। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो नॉर्मल हो गया। उसने खुद को बड़ी चालाकी से नॉर्मल किया। बोला, वाह साईं लोक, बाबा बड़ी मौज लगा रखी है। साईं लोक बोला, अभी तुमने देखा ही क्या है वडेरा सोलंकी, अभी तो मौज मस्ती होने वाली है। उसने अपनी बात मुकम्मल की ही थी कि जब खानम कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ 2 और लड़कियां भी थीं। वडेरा सोलंकी के लिए उनमें से किसी एक का इंतखाब मुश्किल हो रहा था। वो सब एक से बढ़कर एक थीं। थोड़ी देर के बाद वहां जाम सज गए। चारों लड़कियां उनकी खातिरदारी कर रही थीं। वडेरे ने देखा खानम बगैर किसी हिचकिचाहट के उनका साथ दे रही थी। अचानक ही जैसे वहां कोई टाइम बम फट गया। एक लड़की से जो शायद थकी हुई थी, गिलास कालीन पर गिर पड़ा, जिसके साथ ही खानम ने उसे खूनी नजरों से घूरा और जैसे ही वो उठकर खड़ी हुई, उसके मुंह पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ रसीद कर दिया। लड़की की चीख निकल गई। वो पिल्ले की तरह खानम के कदमों से लिपट गई। उसने गिगियाते हुए कहा, माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। साईं लोक ने अजीब से लहजे में सिसकारी लेते हुए कहा, हाँ हाँ माफ कर दो ना साली को। खानम ने कहा, अभी करती हूँ साईं जी, अभी करती हूँ। वडेरा सोलंकी को उसकी आवाज बिल्कुल बदली हुई दिखाई थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके बदन में कोई जिन हुलूल कर गया हो। लड़की को शायद इल्म था कि क्या होने वाला है। वो गिड़गिड़ाती हुई खानम के कदमों पर लौटने लगी, लेकिन अचानक ही उसकी साथी लड़की ने उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे अलग कर दिया। उसके साथ ही खानम तेजी से ड्राइंग रूम से मुल्हिका अपनी ख्वाबगाह में चली गई। वापस लौटी तो उसने एक हाथ में अपना मखसूस हंटर थाम रखा था और दूसरे हाथ की उंगलियों में सिगरेट फंसा हुआ था, जिसका तवील कश खींचने के बाद उसने धुएं के मरगूले फजा में बनाए। वडेरा सोलंकी अभी तक अपनी जगह बैठा हैरानी से ये मंजर देख रहा था। खानम के कमरे में दाखिल होते ही लड़कियों ने अपने ही साथी को वहीं कालीन पर 2 जानू बिठा दिया, जिसके बाद वो बदबख्त अपने घुटनों पर जानवरों की तरह झुक गई। शायद ये यहाँ का मामूल था, जिससे वो बदकिस्मत लड़कियां बखूबी आगाह थीं। साईं लोक ने यह मंजर देखकर अपनी जगह से उठकर आलम वहशत में नाचना शुरू कर दिया। मजलूम लड़की सर्कस के शेर की तरह खानम के सामने झुकी हुई थी, जिसने अपने हंटर को सर्कस के ट्रेनर की तरह पहले हवा में 3 बार जोर जोर से झटकाकर दहशतनाक आवाजें निकाली, जिसके बाद वो वहशी दरिंदे की तरह उस बदबख्त पर पिल पड़ी। जैसे जैसे उसकी चीखें बुलंद हो रही थीं, साईं लोक का रक्स अपने नुक्ता उरूज को पहुंच रहा था और खानम वो आदमखोर वैश्यों की तरह लड़की से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर अपने मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी। बाकी लड़कियां जिनके चेहरे जर्द पड़ चुके थे, खौफजदा हिरनियों की तरह कमरे के कोने में सिमट कर खड़ी थी। वडेरा सोलंकी को पहले तो ये मंजर अजीब सा लगा, फिर उसके अंदर का दरिंदा भी जाग उठा, जिसके साथ ही वो उस मंजर से लुत्फानंदोज होने लगा। लड़की की चीखें अब थम गई थीं, शायद वो बेहोश हो गई थी। खानम ने बेहोश लड़की पर अपनी एक टांग रखकर शिकारियों के से अंदाज में अपने हंटर को जोरदार झटका दिया, जिसके साथ ही खौफजदा हिरनियों की तरह सहमी हुई लड़कियों ने अपनी बेहोश साथी को जैसे तैसे उठाया और दूसरे कमरे में गायब हो गईं। दरिंदगी और वहशत का ये खेल रात गए तक जारी रहा। मंजर बदलते रहे, लेकिन वहशत ने कब्जा जमाए रखा। उस रात वडेरा सोलंकी को खानम और साईं लोक ने इंसानी खून के एक नए जायके से आशना किया। यहाँ से रुखसत होते हुए वो महसूस कर रहा था जैसे अब बार बार उसे अपनी हिस्से दरिंदगी को तस्कीन देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा।